नीचे देखने लगी। तभी उसके गाल लाल हो गए और हसीन मुस्कान होठों पर आ गई। उसने अपने सीने पर हाथ रखा और तेज तेज सांसें लेते हुए उत्तेजना के साथ बोली, अब मैं नहीं रही, मेरा शरीर मेरा नहीं रहा। कल की रात थोड़ी दर्द भरी थी, लेकिन उसमें भी एक सुकून था कि मैं अब अपने पति की बन चुकी हूँ। मेरा शरीर अब पूरी तरह से उनका है, उनके प्रति समर्पित है। वो अब मेरे बन चुके हैं, मैंने उन्हें हासिल कर लिया है और उन्होंने मुझे। अब हम दोनों को कोई जुदा नहीं कर सकता। अपने आप के मोह में लीन होकर श्रीनिका बहक रही थी और कल रात के हर एक मंजर को और दर्द भरी आवाज़ों को याद करके वो शर्म से पागल हुए जा रही थी। वहीं बाहर रूम की बालकनी में खड़े राणावत जी सीधे किसी से बात करते हुए अपनी दमदार और गुस्सेल आवाज़ में बोले, जिसने भी उस आदमी को भेजा था उसका पता लगा, क्योंकि उसने हमारी जान की अस्मिता पर उंगली उठाई है और अब हम उसकी उंगलियां काटकर कुत्तों को खिलाना चाहते हैं। सामने से किसी ने हाँ कह दिया और प्रख्यात ने कॉल कट करके सामने बर्फीली चोटियां देखने लगा और अपनी जुनूनी निगाहों में नफरत लिए बोला, हम जानते हैं ये काम विराज ठाकुर कभी नहीं कर सकता। भले ही वो श्री से शादी करना चाहता था, लेकिन उस आदमी का ज़मीर अभी तक जिंदा है। फिर ये कौन है जो हमारी नज़रों से बच रहा है? एक बार हम भारत पहुंच जाए, फिर देखो हम क्या करते हैं। प्रख्यात के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। तभी हवा का झोंका आया और उसके खुले सीने से टकरा गया तो उसके पूरे बदन पर रोंगटे खड़े हो गए और धीरे धीरे उसे चंदन की महक आने लगी और राणावत जी मदहोश होकर रूम के अंदर आए। अंदर आकर देखा कि उनकी पत्नी आईने के सामने खड़ी होकर अपने बालों को संवार रही थी। प्रख्यात अपने जुनूनी और तेज नजरों से श्रीनिका को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। प्रख्यात तो उसके ऐसे अवतार को देखता ही रह गया। वो कल अपनी पत्नी के लिए ये सब खरीद कर लाया था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि श्री इन कपड़ों को पहनेगी। वो लड़की इन कपड़ों में बेहद हॉट और हसीन लग रही थी। राणावत जी की तो नजरें ही नहीं हट रही थी और मन मचल रहा था अपनी पत्नी का सुख पाने के लिए। वे अपनी दाढ़ी मसलते हुए उसे गौर से देख रहे थे। तभी उनकी नज़र श्रीनिका की कमर के निचले हिस्से पर पड़ी, यानी कि उसके बैक साइड पर। वो थोड़ा असहज महसूस करने लगा, क्योंकि श्रीनिका की कमर का निचला हिस्सा पीछे से थोड़ा चौड़ा दिख रहा था। हर लड़की के शरीर का आकार ऐसा ही होता है कि उसके शरीर का निचला हिस्सा हमेशा चौड़ा होता है, लेकिन श्रीनिका का थोड़ा सा ज़्यादा था और टाइट जीन्स में उभर कर दिख रहा था, जिस वजह से वो बेहद आकर्षक और हसीन लग रही थी। लेकिन ये नज़ारा सिर्फ राणावत जी ही देख सकते हैं, बाकी कोई भी नहीं। प्रख्यात उसके पास आया और थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, सुनो जी, ओवरकोट पहन लो। श्रीनिका ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और तुरंत एक लंबा सा ओवरकोट पहन लिया जो उसके घुटनों से नीचे तक जा रहा था। और ये देखकर राणावत जी को सुकून मिला कि अब उसकी पत्नी का बदन किसी और को नहीं दिखेगा। प्रख्यात उसे देखते हुए बेड के पास आ गया और बेड पर रखे अपने कपड़े पहनने लगा। तभी श्री उसकी तरफ मुड़ी तो अपने पति की पीठ पर बने त्रिशूल के टैटू को देखकर बहकने लगी। प्रख्यात का बदन कितना गठीला और आकर्षक है और उस पर उसका ये टैटू और भी ज्यादा आकर्षक लगता है। श्रीनिका अपनी तलब और बेचैन निगाहों से अपने पति के बदन को देखकर बहक रही थी और तन मन में कई अरमान जाग रहे थे कि कल रात वाला मंजर एक बार फिर से दोहराया जाए, लेकिन कहने में हिचकिचा रही थी और शर्माते हुए अपने पति को देख रही थी। प्रख्यात ने बेहद आकर्षक तरीके से अंगड़ाइयां ली और ये देखकर श्री की सांसें तेज हो गई और उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और अपने होठों को आपस में मिला लिया। न जाने क्यों, लेकिन जब जब वो अपने पति को देखती है तो उसके दिल और दिमाग में एक ही बात आती है कि तुमको जो पाया तो खुद को भी मैं खो बैठी। श्रीनिका अपनी निगाहों में बेहिसाब प्यार और शिद्दत लिए अपने पति को देखे जा रही थी। तभी प्रख्यात भी उसकी तरफ मुड़ा तो दोनों की निगाहें आपस में मिल गई और दोनों के बदन में सिहरन दौड़ पड़ी। प्रख्यात अपनी जुनूनी और इंटेंस नजरों से कुछ इस तरह अपनी पत्नी को देख रहा था जैसे उसमें वो खो रहा है। अपने पति की तपिश भरी निगाहों से श्री सहम गई। उसने तुरंत अपनी नजरें झुका ली और ये देखकर राणावत जी का तन बदन सिहर उठा। उन्होंने अपनी पत्नी की झुकी हुई पलकों को देखते हुए अपनी शर्ट पहन ली और अपनी पत्नी को कातिल निगाहों से देखते हुए शर्ट के बटन बंद करने लगे। अब श्री से सहन नहीं हुआ और वो तुरंत बालकनी में जाने लगी। तभी प्रख्यात सच्ची शिद्दत और जुनून से अपनी आकर्षक आवाज में बोला, सोनियो, ओ सोनियो, तुम्हें
तुम्हें देखता हूँ तो सोचता हूँ बस यही। अपने पति की बात सुनकर श्रीनिका का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने अपने सीने पर हाथ रखा और भावुक होने लगी। तभी प्रख्यात अपनी जुनूनी निगाहों में इश्क की आंधी लिए उसके करीब आया और उसके लंबे बालों को सहलाते हुए तड़प से बोला, राहों में तन्हा यूं साथ ले चल मुझे, संग तेरे सफर पूरा करूं। क्या कहूँ ए जिंदगी, तू है मेरी सांस, रहना तू पास हर घड़ी। तू दे दे मेरा साथ, थाम ले हाथ, चाहे जो भी हो, बस दे दे मेरा साथ। श्रीनिका भावुक हो रही थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वहीं राणावत जी खामोशी से उसके लंबे बालों को देखे जा रहे थे। तभी श्री अपनी मीठी और मधुर आवाज में भावुक होकर बोली, तुझको जो पाया तो है ये लगता है। अपनी पत्नी के दिल की बात सुनकर प्रख्यात ने मदहोशी से अपनी आंखें बंद कर ली और जुनून से बोला, तू दे दे मेरा साथ, थाम ले हाथ, चाहे जो भी हो बात, तू बस दे दे मेरा साथ। श्रीनिका तुरंत अपने पति की तरफ मुड़ी और उसका हाथ थामकर भावुकता से बोली, मैं दूंगी आपका साथ, रहूंगी आपके पास, थाम लूंगी आपका हाथ। प्रख्यात ने अपनी जुनूनी निगाहों से अपनी पत्नी की तरफ देखा और जुनून में सवार होकर उसके करीब आने लगा। श्रीनिका का सीना ऊपर नीचे होने लगा और वो धीमे कदमों से पीछे हटने लगी और उसके पति उसे जुनून से देखते हुए उसके करीब आने लगे। श्रीनिका दीवार से चिपक गई और प्रख्यात उसके ऊपर चढ़ गया। दोनों की सांसें आपस में मिलने लगी, दिल की धड़कनें तेज होने लगी और रसीले होठों को देखकर उत्तेजना जागने लगी। प्रख्यात उसके होठों को जैसे ही छूने लगा तभी उसका फोन बजा और वो दोनों झेप गए और श्रीनिका मौके का फायदा उठाकर तुरंत अपने पति से दूर हो गई। प्रख्यात ने हैरानी से उसकी तरफ देखा तो वो शर्म से मुस्कुराने लगी और उसकी मुस्कान देखकर प्रख्यात भी मुस्कुरा उठा और अपने मोबाइल पर बात करने लगा। कुछ देर बाद वो दोनों तैयार होकर रूम से बाहर निकल आए और दोनों कुछ इस तरह खूबसूरत दिख रहे थे कि कोई भी देखे तो प्यार हो जाए। ये सारे आउटफिट्स कल ही प्रख्यात ने अपने और अपनी पत्नी के लिए खरीदे थे ताकि आज वो दोनों स्नो एरिया में जाकर एंजॉय कर सके। थोड़ा बहुत नाश्ता करने के बाद वो दोनों कार में बैठकर सीधा उस ऊंची चोटी के लिए निकल गए जहां पर असीम बर्फ बिछी हुई है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 57। थोड़ा बहुत नाश्ता करने के बाद प्रख्यात और उसकी पत्नी दोनों कार में बैठकर सीधा उस ऊंची चोटी के लिए निकल गए जहां पर असीम बर्फ बिछी हुई थी। वो दोनों वहां पर पहुंच गए जहां पर बहुत सारे लोग घूम रहे थे, एंजॉय कर रहे थे और अपने आप में व्यस्त थे। श्रीनिका अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उस खूबसूरत नजारे को देख रही थी। ठंड बहुत ज्यादा थी लेकिन सब कुछ बहुत सुंदर दिख रहा था। वहीं प्रख्यात एक तरफ जाकर कॉल पर बात करते हुए गुस्से से बोला, हम जल्दी आ जाएंगे लेकिन उससे पहले किसी भी कीमत पर पता लगाओ कि उस लड़के को किसने भेजा था। आई विल रूइन हिज लाइफ। प्रख्यात की आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था और वो मोबाइल पर गुस्से में बात किए जा रहा था। तभी श्री उसकी तरफ मुड़ी और दूर एक पेड़ के नीचे खड़े अपने पति को देखने लगी जो गुस्से में लाल हो चुका था। लेकिन उसकी नजर जैसे श्री पर पड़ी तो वो तुरंत हल्का सा मुस्कुरा दिया और अपनी पलकें झपका दी। ये देखकर श्री के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई और वो पलटकर फिर से बर्फ को देखने लगा। प्रख्यात ने गहरी सांस ली और बोला, अब हम सीधा 2 दिन बाद ही बात करेंगे, तब तक हमें डिस्टर्ब मत करना। आई एम ऑन माई प्राइवेट डेट विथ माई वाइफ, ओके। कॉल कट करके प्रख्यात ने आंखें बंद करके गहरी सांस ली और अपने आप को शांत करने के बाद अपनी पत्नी के पास आकर खड़ा हो गया और दोनों सामने का नजारा देखने लगे। ठंडी हवाएं चल रही थी और बड़ा सुहावना मौसम बना हुआ था। प्रख्यात की जुनूनी निगाहों ने श्री के हाथ की तरफ देखा और हिचकिचाते हुए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया और श्री का हाथ पकड़ लिया। ये छुअन पाते ही श्रीनिका के गाल लाल हो गए और वो शर्माने लगी। तभी प्रख्यात उसके करीब आकर उसके कान में बोला, हमारा हाथ पकड़ लीजिए। श्रीनिका का तन बदन सियर उठा और उसने अपने पति का हाथ पकड़ लिया जिससे राणावत जी को असीम सुख और सुकून मिला। अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर वो आगे बढ़ने लगे
और आसपास लोगों को मजे करते हुए देखने लगे। तभी उन्हें एक ख्याल आया और वे बोले, कॉफी लाए आपके लिए? श्रीनिका ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी तो प्रख्यात ने उसे अपनी तेज और सख्त नजरों से घूरा और वो तुरंत बोली, हाँ कॉफी ले आइए राणावत जी। प्रख्यात ने उसके सिर पर हाथ रखा और अपनी दमदार आवाज में बोला, गुड गर्ल। इतना कहकर प्रख्यात वहां से चला गया और श्रीनिका एक बेंच पर बैठकर आसपास के लोगों को देखकर खुश होने लगी। एक लड़का और लड़की अकेले में एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, एक दूसरे का हाथ थामकर। उनके लिए ये दुनिया जैसे कोई मायने ही नहीं रखती थी। वे बस एक दूसरे में खोए हुए थे। ये देखकर श्रीनिका का दिल धक धक करने लगा और उसने दूर एक स्टॉल के पास खड़े अपने पति की तरफ देखा और अपनी मुट्ठी भींच ली। अचानक ही उसकी निगाहों में एक अलग सा जुनून और बेचैनी छाने लगी और वो घबराते हुए बोली, राणावत जी को मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता। मुझे सिर्फ ये चाहिए अपने पास, इनका साथ चाहिए, इनका प्यार चाहिए। अगर माँ पापा और बाकी सभी ने हमारे रिश्ते को स्वीकार नहीं किया तो मैं कैसे जीऊंगी? लेकिन इनसे दूर नहीं रह पाऊंगी। लेकिन एक मिनट, इन सब से बेहतर ये है कि हमारा रिश्ता कभी किसी के सामने आए ही ना। हम दोनों इसी तरह छुपके से ही सही, लेकिन एक दूसरे के साथ रहकर एक दूसरे के पति पत्नी बनकर रहेंगे। मैं जिंदगी भर के लिए राणावत जी की सीक्रेट वाइफ बनने के लिए तैयार हूँ। मुझे ये दुनिया नहीं चाहिए, मुझे मेरा पति चाहिए। श्रीनिका की जिंदगी में पहली बार कोई ऐसा इंसान आया है जो उसे इतना प्यार दे रहा है, तो श्री उससे दूर कैसे रह सकती है? उसके सिर पर एक अलग ही इश्क का जुनून सवार हो गया था और अब वो अपने पति का साथ जिंदगी भर पाने के लिए एक गुमनाम जिंदगी जीने के लिए भी तैयार है। लेकिन ऐसा प्रख्यात नहीं सोचता। उसे तो अपनी पत्नी को पूरे हक और सम्मान से राणावत मेंशन लेकर जाना है, उस खानदान की बड़ी बहू का दर्जा दिलवाना है और पूरे परिवार का प्यार अपनी पत्नी को दिलवाना है। तभी तो उसने अप्रत्यक्ष रूप में अपने रिश्ते की बात अपने परिवार तक पहुंचा दी थी कि वो किसी लड़की के साथ रिश्ते में है और उसी से वो सब कुछ चाहता है। अब बस भारत वापस जाने की देरी थी, फिर शुरू होंगे असली हंगामे। श्रीनिका चुपचाप बैठी हुई थी, कुछ सोच रही थी। तभी प्रख्यात उसके पास आकर बैठ गया और उसकी तरफ कॉफी का कप बढ़ाते हुए बोला, ओ श्री, क्या देख रही हो? लो कॉफी पी लो। श्रीनिका अपने ख्यालों से बाहर निकल आई और कॉफी का कप लेकर अपनी मीठी आवाज में शर्माते हुए बोली, राणावत जी, एक बात कहूं? प्रख्यात कॉफी पीते हुए, श्रीनिका ने अपनी उंगली से इशारा करते हुए कहा, वो देखिए उन दोनों को, कैसे एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठे हैं, जैसे उन्हें इस दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ एक दूसरे के हैं। प्रख्यात ने सामने की तरफ देखा और उसके चेहरे पर आकर्षक मुस्कान आ गई। उसने भी अपनी पत्नी का हाथ पकड़ लिया और शिद्दत से बोला, श्री, हमें भी आपके सिवा किसी से कोई मतलब नहीं है, बस आप, हम और हमारा आने वाला परिवार। श्री के चेहरे पर बेहद खूबसूरत मुस्कान आ गई। वो दोनों पति पत्नी उन दोनों लड़का और लड़की को देखने लगे। तभी उन दोनों ने एक दूसरे को चूमना शुरू कर दिया और ये देखकर प्रख्यात श्रीनिका हड़बड़ा गए और दोनों ने अपनी नजरें उन पर से हटा ली और दोनों अब एक दूसरे के सामने भी नहीं देख पा रहे थे। चुपचाप कॉफी पी रहे थे और एक दूसरे के करीब आने के लिए बेचैन थे, लेकिन ये हिचकिचाहट और शर्म उन दोनों को ही रोक रही थी। कॉफी पीने के बाद प्रख्यात ने गहरी सांस ली और अपना हाथ धीरे धीरे करके अपनी पत्नी के हाथ की तरफ बढ़ा दिया और ये देखकर श्री शर्माने लगी, खुद में सिमटने लगी। प्रख्यात अपने जुनून में सवार होकर अपना हाथ आगे बढ़ाए जा रहा था, लेकिन एक जगह पर जाकर वो रुक गया और अपना हाथ पीछे लेने लगा। तभी श्रीनिका ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके करीब आकर बैठ गई। उफ, ये देखकर तो प्रख्यात का दिल जोर से धड़कने लगा और वो नशे में चूर होकर अपनी पत्नी के खूबसूरत चेहरे को और उसकी झुकी हुई पलकों को देखकर बेकाबू होने लगा। उसने अपने आसपास देखा तो सब लोग एक दूसरे में व्यस्त थे, ऐसे में कोई भी उन दोनों को नहीं देख रहा था। प्रख्यात ने अपने होठ भींच लिए और श्री के चेहरे को थाम उसे अपनी तरफ घुमाया। श्रीनिका तेज तेज सांसें लेने लगी और प्रख्यात उसके रसीले होठों को देखते हुए मदहोशी से बोला, क्या हम आपको चूम सकते हैं? श्रीनिका घबराने लगी और उसका शरीर सियर उठा। उसने अपने होठ भींच लिए और धीमी आवाज में बोली, लेकिन यहाँ कैसे? सब लोग यहाँ पर तो। प्रख्यात उसके हिलते हुए रसीले होठों को देखकर दीवानगी से बोला, कोई हमें नहीं देख रहा है, सब लोग अपने आप में व्यस्त हैं, इसलिए अब हम दोनों को एक दूसरे में शामिल हो जाना चाहिए, एक दूसरे में खो जाना चाहिए। श्रीनिका ने हाँ कह दिया और प्रख्यात अपने इश्क के जुनून में सवार होकर उसके होठों को चूमने लगा, आगे बढ़ने लगा
तभी वो खुद ही रुक गया, क्योंकि उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि उन दोनों को चूमते हुए कोई देखे, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि श्रीनिका उसके साथ इश्क के संबंध बनाने के दौरान किस तरह पेश आती है, किस तरह वो मदहोश हो जाती है और उसकी अदाएं प्रख्यात को दीवाना बना देती है, किस तरह वो हसीन लड़की नशे में चूर हो जाती है और उसके मुंह से निकलती वो हसीन सिसकियां सिर्फ प्रख्यात सुन सकता है और कोई नहीं। राणावत जी उन दोनों के बीच के व्यक्तिगत पलों को व्यक्तिगत ही रखना चाहते थे, और ये तो अंग्रेज लोग हैं जो खुले में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम तो भारतीय हैं जिनके लिए उनकी नारी की अस्मिता से बढ़कर और कुछ भी नहीं। उन्होंने श्री का हाथ पकड़ लिया और उसे खड़ा करके बोले, पब्लिक प्लेस में कुछ भी सेफ नहीं है, आइए हम किसी सेफ जगह जाते हैं जहां कोई नहीं होगा। श्रीनिका शर्म से लाल हो गई और अपने पति के साथ आगे बढ़ने लगी। प्रख्यात उसे जंगल के पास ले जा रहा था, उसका हाथ पकड़कर उसे चढ़ा रहा था और नीचे उतार रहा था। कुछ देर बाद वो दोनों एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां पर ढेर सारे पेड़ थे जिन पर बर्फ जमी हुई थी और आसपास एक इंसान भी नहीं था। प्रख्यात उस खूबसूरत जगह को देखते हुए जुनून से बोला, परफेक्ट। इतना कहकर वो अपनी पत्नी की तरफ मुड़ा जो सिर झुकाकर खड़ी शर्मा रही थी। ये देखकर राणावत जी के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई और वे उसे पाने के उद्देश्य से उसकी तरफ बढ़ने लगे, तो वो मोहिनी शर्म और हया से पूर्ण होकर पीछे हटने लगी। तभी राणावत जी ने उसकी कमर पर अपने हाथ लपेट लिए और उसे अपने करीब खींच लिया। मोहिनी सीधा उसके सीने से टकरा गई और दोनों की सांसें आपस में मिलने लगी। प्रख्यात जुनून से उसकी झुकी हुई पलकों को देखते हुए उसे पीछे ले जाने लगा और एक पेड़ से सटा दिया। श्रीनिका अपनी झुकी हुई नजरों से अपने पति के होठों को देखते हुए शर्मा रही थी, उत्तेजित हो रही थी, और प्रख्यात उसके रसीले होठों को देखकर पागल हुए जा रहा था। धीरे धीरे वो दोनों वहां नीचे बैठ गए पेड़ के सहारे और अभी भी एक दूसरे के होठों को देखे जा रहे थे। उसने श्री के होठों पर अपनी उंगलियां रगड़ते हुए नशे से कहा, कल रात को आपके उस रूप को देखकर हम आपको बता नहीं सकते कि हम क्या महसूस कर रहे हैं। उस वक्त भी हम पागल हो चुके थे और पूरी तरह से टूट पड़े थे आपके ऊपर। आपकी उन हसीन अदाओं के हम कायल हो चुके हैं। अब अच्छा है कि हर रात आप हमारे साथ इसी तरह पेश आएंगी। कोई दूरी, कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। श्रीनिका शर्म से पानी पानी हो गई और उसका सीना ऊपर नीचे होने लगा, और देखते ही देखते प्रख्यात ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। दोनों पति पत्नी उस पेड़ का सहारा लिए बैठे थे, एक दूसरे की बाहों में खोए हुए थे, एक दूसरे के होठों को चूम रहे थे। काफी देर तक वो दोनों एक दूसरे को चूमते रहे और कुछ देर बाद रुक गए। प्रख्यात तो और आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन उसे रुकना पड़ा। श्रीनिका उसके सीने से लगी हुई शर्मा रही थी और राणावत जी उसके बाल सहलाते हुए शिद्दत से बोले, एक बात कहे, अगर बुरा ना मानो तो। श्रीनिका, कहिए। प्रख्यात, आप प्रेग्नेंट कब होना चाहेंगी? I mean, क्या हमें 1 साल रुकना चाहिए या फिर अभी से? ये सुनकर तो श्री का दिल, जो बड़ी मुश्किल से शांत हुआ था, फिर से धक धक करने लगा और शर्म से पानी पानी हो गई। वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, और ये देखकर प्रख्यात ने उसे अपनी बाहों से अलग किया और उसके शर्म से लाल चेहरे को थाम कर शिद्दत से बोला, हमें छोटे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। मन करता है उन्हें पकड़कर अपनी बाहों में जकड़ ले। ऐसे में सोचो, हमारे अपने बच्चे होंगे तो कितने प्यारे होंगे, आपके जैसा गोरा रंग और हमारे जैसे मजबूत। उफ, आई कांट कंट्रोल माई फीलिंग्स। श्रीनिका असीम प्रेम और स्नेह से अपने पति की आंखों में चमक देख रही थी। आज उसे अपने पति के बारे में एक और बात पता चली कि उन्हें बच्चे बहुत पसंद हैं और अपने पति की हर इच्छा पूरी करना श्री का धर्म है। इसलिए वो अपनी मीठी आवाज में शर्म और हया से बोली, मैं और मेरा शरीर आपके हवाले है, तो आप जब चाहे मुझे मां बनने का सुख दे सकते हैं। ये सुनकर प्रख्यात की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने श्री को अपने सीने से लगा लिया और शिद्दत से बोला, लेकिन सबसे पहले हम दोनों को अच्छे से सेट होना है, एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना है। उसके बाद ही दोनों पति पत्नी अपने जिंदगी के सपने सजा रहे थे, अपना परिवार आगे बढ़ाना चाहते थे और एक दूसरे के साथ खुश रहना चाहते थे। कुछ देर बाद प्रख्यात विहान से कॉल पर बात कर रहा था। वही श्रीनिका खामोश खड़ी होकर सामने लोगों को देख रही थी। इतनी देर तो वो खुश ही थी, लेकिन अचानक से उसे अपने अतीत के दर्द याद आने लगे और वो उदास हो गई थी। बर्फ को देखती उदास सी श्री के मुंह पर एक बर्फ का गोला आया, जिससे वो दंग रह गई और सामने देखा तो राणावत जी मुस्कुरा रहे थे, लेकिन श्री ने मुंह उतार लिया था। ये देखकर वो भी उदास हो गए और तभी उनके चेहरे पर बर्फ का गोला आया तो वो दंग रह गए और सामने देखा तो उनकी श्री खिलखिलाकर हंस रही थी।
प्रख्यात ने बर्फ का गोला लिया और अपनी कातिल मुस्कान लिए बोले, क्या लगता है आपको कि अब आप बचेगी? श्री झेप गई और तुरंत वहां से भाग गई और राणावत जी उसके पीछे भागने लगे। एक जगह जाकर उन्होंने श्री को पकड़कर बर्फ पर गिरा दिया और खुद उसके ऊपर चढ़ गए और उसके पूरे चेहरे पर बर्फ की बारिश करने लगी। श्रीनिका पहली बार ही सही लेकिन जोर जोर से हंस रही थी। अपने पति से छुटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन राणावत जी तो शेर बनकर उसे परेशान कर रहे थे। अब श्री से भी सहन नहीं हुआ। उसने बर्फ ली और सीधा प्रख्यात के चेहरे पर मसल दी। राणावत जी तो दंग रह गए और तेज तेज सांसें लेते हुए बोले, अच्छा बेटा, अब हम बताते हैं आपको। इतना कहकर वो टूट पड़े अपनी पत्नी पर और वहां पर उन दोनों के हंसने और खुश होने की प्यारी प्यारी आवाजें गूंजने लगी। प्रख्यात अपनी पत्नी के चेहरे की मुस्कान के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। तो सोचिए, अगर किसी ने उन दोनों को दूर करने की कोशिश की तो हमारे राणावत जी कितनी तबाही मचाएंगे। उनका भयंकर रूप सबके सामने आएगा और शायद वो सबको बर्बाद कर देंगे, क्योंकि उनके लिए उनकी पत्नी श्रीनिका से बढ़कर अब शायद कोई भी नहीं है। ये उनका प्यार ही है जो दिन प्रतिदिन उनके सर चढ़ने लगा है और वो अपनी पत्नी के पीछे पूरी तरह से पागल हो चुके हैं। एक पल के लिए भी उससे दूर नहीं जाना चाहते। ऐसे में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए अगला भाग, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 58। प्रख्यात और श्रीनिका अपनी दुनिया में खुश थे। वहीं दिल्ली में विराज ठाकुर पहुंच चुका था और पागलों की तरह हर जगह श्रीनिका को ढूंढ रहा था। कल का पूरा दिन उसने श्री को ढूंढा था, लेकिन वो इतने बड़े शहर में कहीं नहीं मिली। अभी शाम के 7 बज रहे थे, अंधेरा होने लगा था और अब उसे कुछ दिनों तक दिल्ली में ही रहना होगा, जब तक उसे श्रीनिका मिल नहीं जाती। वो बार बार होटल में नहीं रुक सकता था, इसलिए उसने एक फ्लैट लेने का सोचा और अपने किसी जान पहचान वाले से उसने 20 करोड़ का फ्लैट खरीद लिया। कुछ ही देर बाद वो अपने फ्लैट के दरवाजे पर खड़ा था, लेकिन उसकी नजर बार बार अपने बगल वाले फ्लैट पर जा रही थी। उसने गहरी सांस ली और अपने फ्लैट के अंदर चला गया। अंदर सब कुछ मौजूद था, सारा फर्नीचर था, किचन भी था, सब कुछ। फ्लैट भी हाई क्लास था। अब विराज को कुछ दिनों तक दिल्ली में रहना होगा और श्रीनिका को ढूंढना होगा। विराज अपने रूम के बेड पर पसर कर लेटा हुआ था। श्रीनिका और प्रख्यात के बारे में सोच रहा था, लेकिन उसे अंदाजा तक नहीं था कि उसके बगल वाले फ्लैट में ही तो श्रीनिका और प्रख्यात रहते हैं। अब आगे न जाने क्या होने वाला था। राणावत मेंशन। शिप्रा जी पिछले 2 दिनों से रोए जा रही थी, अपने बेटे के लिए तड़प रही थी। उनकी जिंदगी का सबसे खास सपना टूट गया था। उन्होंने सोचा था कि अपनी पसंद की लड़की से वो अपने बेटे की शादी करवाएंगी, लेकिन उनके बेटे ने न जाने किस किस्म की लड़की से रिश्ता बनाया होगा। क्या वो संस्कारी होगी? क्या वो घर परिवार संभाल लेगी? क्या वो बड़ों का सम्मान करेगी? यही सब सोच सोचकर शिप्रा जी पागल हुए जा रही थी। ना ठीक से खा रही थी और ना ही कुछ कह रही थी, बस दिन रात बेड पर बैठी बैठी रोए जा रही थी। उनकी ऐसी हालत देखकर सबको बहुत दुख हुआ और गजेंद्र जी को तो हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था अपने बेटे पर कि उसे अपने माता पिता की कोई चिंता ही नहीं है। आराम से विदेश में उस लड़की के साथ घूम रहा है और न जाने उनके बीच में क्या क्या चल रहा होगा। गजेंद्र जी को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि प्रख्यात सच में उनका बेटा है, क्योंकि वो तो अपने माता पिता के अलावा और अपने परिवार के अलावा कभी किसी के बारे में नहीं सोचता और खुद के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोचता है। लेकिन अब देखो, एक लड़की के चक्कर में वो अपने माता पिता और परिवार वालों को भूल चुका है। उसे पता है कि उसकी माँ को सच्चाई पता चल गई है और उनकी तबीयत खराब हो गई है, लेकिन फिर भी वो वापस नहीं आ रहा है। गजेंद्र जी को हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उनका मन कर रहा था कि वो प्रख्यात के साथ कुछ ऐसा करे कि उसे बहुत अच्छा सबक मिले। यहाँ स्विट्जरलैंड में रात के 8 बज रहे थे और अचानक ही बाहर बर्फबारी शुरू हो गई थी, जिससे ठंडी हवाएं चलने लगी थी। श्रीनिका, जो कि बेड पर बैठी अपना फोन चला रही थी, उसने खिड़की से बाहर देखा तो उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई और वो खुशी से बालकनी में चली गई। बर्फबारी होते देख उसे बहुत सुकून मिल रहा था। उसने अपनी बाहें फैला दी और आंखें बंद करके उस ठंड को महसूस करने लगी। तभी किसी ने उसकी कमर पर अपने हाथ लपेट लिए और उसके गले में मुंह घुसाकर उसके बदन की महक लेने लगा। ये छुअन पाते ही श्रीनिका झेप गई और उसका दिल धक धक करने लगा। प्रख्यात उसके नशे में चूर होकर बोला, आपको अपने पति के साथ वक्त बिताना चाहिए। श्रीनिका ने अपनी नजरें झुका ली और अपनी मीठी आवाज में बोली, तो मुझे क्या करना चाहिए? प्रख्यात उसके बालों की महक लेते हुए मदहोशी से बोला, हमें लूट लेना चाहिए और खुद को हमें सौंप देना चाहिए।
अपने पति के साथ सुख और सुकून की प्राप्ति करनी चाहिए। ये सुनकर श्री का तन बदन सिहर उठा। सांसें इतनी तेज हो रही थी कि प्रख्यात को भी सुनाई दे रही थी। उसने श्री के कान को छूमा और तलब से बोला, अगर आप अच्छा महसूस कर रही हो तो क्या हम आपके साथ। श्री ने अपनी मुट्ठी पीट ली और घबराते हुए हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। इजाजत मिलते ही प्रख्यात ने उसके लंबे बालों को एक तरफ किया और उसकी गोरी गर्दन की त्वचा पर अपने होठ रख दिए। श्रीनिका का तन बदन खिल उठा। उसने सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली और प्रख्यात जुनून से उसके गले को चूमते हुए उसे अपनी गोद में उठा लेता है और तुरंत रूम के अंदर चला जाता है। अपनी फूल सी कोमल गुलाबी होठों की मालकिन को वो बड़े प्यार और शिद्दत से बेड पर लेटा देता है। श्रीनिका अपने हसीन बदन को लिए बेड पर लेटी अपने पति को तड़प से देखे जा रही थी, जो उसे कातिल निगाहों से देखते हुए रूम की सारी खिड़कियां और पर्दे बंद करने लगा। और ये देखकर श्री बेडशीट को कसकर पकड़ लेती है। उसके गाल लाल हो रहे थे, ये सोचकर कि कल रात की तरह आज भी वो अपने पति की बाहों में सोएगी, अपने पति का सुख हासिल करेगी और उसे अपना सुख देगी। रूम की सारी खिड़कियां और पर्दे बंद हो जाने के बाद प्रख्यात अपने इश्क में लीन होकर बेड के पास आया और अपनी हसीन पत्नी को जुनून से देखते हुए अपने जैकेट को निकालकर सोफे पर फेंक दिया। ये देखकर श्री उत्तेजित होने लगी और अपने पैर आपस में मिलाने लगी। एक मछली की तरह बेड पर लेटी तड़पने लगी। प्रख्यात ने अब अपनी शर्ट के बटन खोलना शुरू कर दिए। जैसे जैसे वो शर्ट को खोल रहा था वैसे वैसे उसका आकर्षक सीना श्री के सामने आ रहा था और वो घायल हो रही थी। प्रख्यात उसकी तड़प और अदाएं देखते हुए खुद में ही मदहोश हुए जा रहा था और उसने अपनी शर्ट को उतार कर फेंक दी और अब वो पूरी तरह से श्रीनिका के सामने था। अपने पति के बदन को देखकर वो बेचैन और बेसब्र होकर बोली। ये देखकर प्रख्यात उत्तेजित होकर तुरंत बेड पर आया और अपनी पत्नी के ऊपर लेटकर उसकी आंखों में देखते हुए जुनून से बोला, हाँ बोलिए हमारा नाम, आई वॉन्ट टू हियर। इतना कहकर प्रख्यात ने उसकी ठोड़ी को अपने मुंह में भर लिया और उसे चबाने लगा। श्रीनिका की तो हालत खराब होने लगी और वो अपने कांपते हाथों से अपने पति की पीठ पर हाथ रख देती है तो राणावत जी बेहाल और बेकाबू होकर तुरंत उसके होठों को जब्त कर लेते हैं अपने होठों में। दोनों पति पत्नी एक दूसरे को चूम रहे थे, बार बार रुककर एक दूसरे को कातिल निगाहों से देख रहे थे और फिर से एक दूसरे में खो जा रहे थे। कुछ ही देर में प्रख्यात ने श्रीनिका की टी शर्ट भी उतार दी और उसे बेचैन होकर देखने लगा और पूरी तरह से खो जाने लगा अपनी पत्नी में। कुछ देर बाद रूम में फर्श पर उन दोनों के कपड़े बिखरे हुए थे। श्रीनिका अपनी आंखें बंद करके होठ भींचकर बेड पर लेटी थी। उसकी सांसें तेज थी और प्रख्यात ने अपने बाकी कपड़े भी उतार दिए और अपनी पत्नी के करीब आकर उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया और जैसे ही उसमें शामिल होने लगा तभी उसका फोन बजने लगा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और अपनी ताकत लगाकर अपनी पत्नी में शामिल हो ही गया। श्रीनिका की दर्द भरी चीख निकल गई और आंखों से आंसू बहने लगे। प्रख्यात अपने जोश और जुनून से आगे बढ़ने ही वाला था कि उसके रूम का दरवाजा खटखटाया गया, जिसकी आवाज से उसे इतना गुस्सा आया कि उसने अपने और श्री के बगल में रखे तकिए को उठाकर चिल्लाते हुए जमीन पर फेंक दिया। श्रीनिका तो डर गई और खुद में सिमटने लगी। तभी प्रख्यात ने उसके हाथ छोड़ दिए और बड़ी मुश्किल से उससे दूर होकर बेड से उठ गया। उसके उठते ही श्रीनिका स्वयं को ब्लैंकेट से कवर कर लेती है और डरते हुए अपने पति के सामने देखती है, जो गुस्से में अपने कपड़े पहन रहा था। और तभी रूम का दरवाजा एक बार फिर से खटखटाया गया, जिसकी आवाज सुनकर प्रख्यात असीम क्रोध और जोर से बोला, आ रहे हैं, मर नहीं जाओगे तुम हमारे बिना। अपने पति की भयंकर आवाज सुनकर श्रीनिका बेड पर सिकुड़ कर बैठ गई और प्रख्यात कपड़े पहनकर सीधा रूम के दरवाजे को खोलता है और जैसे चिल्लाता है तभी गार्ड चिंता से बोला, बड़ी मालकिन को हार्ट अटैक आ गया है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उनकी कंडीशन सीरियस है। सब आपको कॉल लगा रहे हैं लेकिन आपने अटेंड नहीं किया तो मैं यहाँ आया। ये सुनकर तो प्रख्यात के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और दिल और दिमाग सुन्न पड़ गया। प्रख्यात के हाथ पैर फूलने लगे और उसके मुंह से तड़प और दर्द से सिर्फ एक शब्द निकला, माँ। प्रख्यात हड़बड़ा गया और बोला, जल्दी से जेट रेडी करो, हम अभी के अभी अपनी माँ के पास जा रहे हैं। गार्ड जल्दी से वहां से चला गया और प्रख्यात रूम का दरवाजा बंद करके अंदर आया। श्रीनिका उसे हैरानी से देखते हुए बोली, सब ठीक तो है ना? प्रख्यात तेज तेज सांसें लेते हुए तड़प से बोला, हमारी माँ। इतना कहकर प्रख्यात बेहाल होकर सोफे पर बैठ गया
उसकी ऐसी हालत देखकर श्री घबरा गई। उसने जल्दी से चादर को अपने बदन से लपेटा और प्रख्यात के पास आकर उसका हाथ पकड़कर बोली, क्या हुआ है राणावत जी, माँ ठीक तो है ना? प्रख्यात गुस्से में बोला, ये हमने क्या कर दिया? हमारी वजह से हमारी माँ की जान खतरे में है। उन्हें हार्ट अटैक आ गया है। अगर अगर उन्हें कुछ हो गया तो हम मर जाएंगे श्रीनिका, हम मर जाएंगे। प्रख्यात की बात सुनकर श्री के होश उड़ गए। उसकी आंख भर आई और उसने प्रख्यात को अपने सीने से लगाकर उसकी पीठ सहलाते हुए बोली, कुछ नहीं होगा माँ को, आप हिम्मत रखिए, मैं आपके साथ हूँ। ये सुनते ही प्रख्यात ने उसे कसकर पकड़ लिया और उसके गले में मुंह घुसाकर बेचैनी और तड़प से बोला, श्री बस आप साथ रहना, हम जीत जाएंगे और माँ को भी कुछ नहीं होगा। श्रीनिका ने प्रख्यात को कसकर पकड़ लिया और तभी अचानक प्रख्यात उससे दूर हो गया और बोला, जल्दी से तैयार हो जाइए, हमें अभी के अभी माँ के पास जाना है, उन्हें संभालना है। श्रीनिका तो हैरान रह गई अपने पति के ऐसे व्यवहार को देखकर, लेकिन वो समझ सकती थी, इसलिए वो जल्दी से एक साड़ी लेकर बाथरूम में चली गई और राणावत जी हड़बड़ी, बेताबी, बेचैनी और बेताबी से अपना सारा सामान पैक करने लगे। उनकी निगाहों के सामने बार बार उनकी माँ का दुखी चेहरा घूम रहा था। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो बड़ी मुश्किल से अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर रहा था। उसने सारा सामान पैक कर दिया और फॉयर एरिया में सामान ले गया। अब प्रख्यात की बेचैनी बढ़ने लगी। वो कब से श्रीनिका का इंतजार कर रहा था, लेकिन वो अभी तक नहीं आई थी। अब उसे गुस्सा आने लगा और वो बाथरूम के दरवाजे को जोर जोर से बजाते हुए जोर से बोला, जल्दी कीजिए, हमें देरी हो रही है, हम कब से इंतजार कर रहे हैं आपका, हमारी माँ हमारा इंतजार कर रही है, जल्दी कीजिए। श्रीनिका जल्दी से बाथरूम से बाहर निकल आई और अपना हैंडबैग लेने लगी। तभी प्रख्यात ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और उसका हैंडबैग अपने दूसरे हाथ में पकड़ा और गुस्से में वहां से चला गया। श्रीनिका को अब उससे डर लग रहा था। वो चुपचाप उसके साथ चल रही थी। रात के 10 बज रहे थे और वो लोग अपने जेट में बैठकर सीधा दिल्ली के लिए निकल गए। श्रीनिका जेट के हॉल में सोफे पर चुपचाप बैठी हुई थी और प्रख्यात चिंता और गुस्से से इधर से उधर टहल रहा था। अपने फोन पर मानसिंह जी से बात कर रहा था, अपनी माँ की खबर ले रहा था। कुछ देर बाद उसने कॉल कट कर दिया और अपनी मुट्ठी भींचकर इधर उधर टहलने लगा। उसकी ऐसी हालत देखकर श्री उसके पास आई और कुछ कहने लगी। तभी प्रख्यात सख्ती से बोला, प्लीज अभी कुछ मत कहना, हम सुनने की हालत में नहीं है, जाइए आप आराम कीजिए, सुबह जल्दी हम दिल्ली पहुंच जाएंगे। लेकिन आप जाओ श्रीनिका। श्रीनिका आंखों में आंसू लिए चुपचाप रूम के अंदर चली गई और बेड पर बैठकर परेशान होने लगी। वो देर रात तक अपने पति का इंतजार करती रही, उम्मीद भरी निगाहों से दरवाजे को देखती रही, लेकिन प्रख्यात नहीं आया। सीधी सादी लड़की की आंखें भर आई और वो बेड पर सिकुड़ कर लेट गई। रात के 3 बज रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में नींद का कतरा तक नहीं था। वो अभी भी रूम के दरवाजे को देख रही थी, लेकिन कोई मतलब नहीं था। अगले दिन सुबह 6 बजे श्रीनिका की आंखें खुली तो वो बेड पर बैठ गई और वो अपने चेहरे को मसलते हुए इधर उधर देखने लगी। तो अभी भी प्रख्यात वहां पर नहीं था। वो उदास होकर अपनी जगह से खड़ी हो गई। आज वो काफी कमजोरी महसूस कर रही थी, ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। पेट में भी हल्का हल्का दर्द शुरू हो गया था। इसका मतलब साफ था कि अब जल्दी ही और किसी भी वक्त उसे पीरियड आ सकता है। वो अपनी ताकत लगाकर उठ गई और फ्रेश होने के बाद रूम से बाहर निकलकर हॉल में आई तो उसने देखा प्रख्यात अभी भी गुस्से और तड़प से इधर उधर टहल रहा है। ये देखकर श्री को उसके लिए बहुत बुरा लगा। वो उसके पास आई और दुखी होकर बोली, प्लीज कुछ देर के लिए तो बैठ जाइए, सब ठीक हो जाएगा, यकीन मानिए। प्रख्यात ने अपनी मुट्ठी भींच ली और अपने गुस्सेल आवाज में बोला, हम नहीं बैठ सकते, हमारी माँ जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही है और वजह सिर्फ हम हैं। अब श्री कुछ नहीं कह सकती थी। वो भी यूं ही एक जगह जाकर खड़ी हो गई और अपने पति की परेशानी देखकर दुखी होने लगी। कुछ देर बाद ही उनका जेट दिल्ली पहुंच गया और प्रख्यात ने तुरंत श्री का हाथ पकड़ा और उस जेट से बाहर निकल आया और गाड़ी में बैठकर वो तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकल गया। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी हॉस्पिटल पहुंच गई और गाड़ी के रुकते ही प्रख्यात ने श्री का हाथ पकड़ा और उसे लेकर जल्दी से गाड़ी से बाहर निकलकर हॉस्पिटल के अंदर भाग गया। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 59। प्रख्यात ने अपनी मुट्ठी भींच ली और अपने गुस्सेल आवाज में बोला, हम नहीं बैठ सकते, हमारी माँ जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रही है और वजह सिर्फ हम हैं। अब श्री कुछ नहीं कह सकती थी। वो भी यूं ही एक जगह जाकर खड़ी हो गई। अपने पति को परेशानी में देखकर दुखी होने लगी।
कुछ देर बाद ही उनका जेट दिल्ली पहुंच गया और प्रख्यात ने तुरंत श्री का हाथ पकड़ा और उसे लेकर जेट से बाहर निकल गया और गाड़ी में बैठकर वो तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकल गया। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी हॉस्पिटल पहुंच गई और गाड़ी के रुकते ही प्रख्यात ने श्री का हाथ पकड़ा और उसे लेकर जल्दी से गाड़ी से बाहर निकलकर हॉस्पिटल के अंदर भाग गया। कुछ ही देर बाद वो दोनों हॉस्पिटल के 10th फ्लोर पर पहुंच गए, जहां पर शिप्रा जी एडमिट थी। लॉबी में दूर से ही प्रख्यात को अपने चाचा चाची नजर आ रहे थे और वो तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगा। तब तक तो वो दोनों सामने वाले रूम के अंदर चले गए। प्रख्यात अपनी पत्नी को लेकर उस रूम के पास आ गया और जैसे ही अंदर जाने लगा तभी श्रीनिका रुक गई। प्रख्यात उसकी तरफ हैरानी से देखने लगा तो वो घबराते हुए बोली, अभी उन्हें सिर्फ आपकी जरूरत है। अगर मैं उनके सामने आई और उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो? प्रख्यात ने उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया और सख्ती से बोला, कुछ नहीं होगा उन्हें। एक न एक दिन तो पता चलना ही है कि आप हमारी पत्नी हैं, तो आज ही सही। श्रीनिका, प्लीज आप जाइए, मैं यही बाहर आपका इंतजार करूंगी। इतना कहकर श्रीनिका ने अपना हाथ छुड़ाना चाहा तो प्रख्यात ने गुस्से से उसका हाथ छोड़ दिया और पीछे खड़े अपने गार्ड्स को इसका ख्याल रखने का इशारा करके वो तुरंत रूम के अंदर चला गया। श्रीनिका अपने आंखों में आंसू लिए अपने हाथ को देख रही थी, जैसे प्रख्यात ने उसे छोड़ दिया था। उसे एक अजीब सा डर लगने लगा था और कदम लड़खड़ाने लगे थे। वो धीमे कदमों से आगे बढ़ने लगी। तभी उसका पैर मुड़ गया और वो जमीन पर गिरती इससे पहले गार्ड ने उसे थाम लिया और बेंच पर बिठाकर आदर से बोला, मैडम आप आराम कीजिए, सर आते ही होंगे। श्रीनिका दुखी होकर बेंच पर बैठी हुई थी। आंखों से आंसू बह रहे थे और बार बार अपने पति का ख्याल आ रहा था। वही प्रख्यात हिम्मत करते हुए आगे बढ़ने लगा कि गजेंद्र जी अपनी गुस्सैल आवाज में बोले, मिल गया आपको वक्त अपनी माँ के लिए, जबकि हमें तो लगा था कि आप कभी आएंगे ही नहीं, एक लड़की के चक्कर में। डॉक्टर ने कहा है कि आपकी माँ के बचने की उम्मीद 1% भी नहीं है। अब आप यहाँ आकर क्या साबित करने आए हो? गजेंद्र जी की बात सुनकर सभी ने दरवाजे के पास खड़े प्रख्यात की तरफ उदासी से देखा, लेकिन प्रख्यात की नजरें तो एकटक बेड पर बेहोशी में लेटी मशीनों से घिरी हुई अपनी माँ पर टिकी हुई थी। उसने अपने पिता की बात का कोई जवाब नहीं दिया और सीधा अपनी माँ के पास आकर स्टूल पर बैठ गया और उसका हाथ पकड़कर तड़प और सच्ची शिद्दत से बोला, माँ। भला एक माँ कैसे अपने बच्चे की पुकार ना सुने? शिप्रा जी का हाथ हिलने लगा और यह किसी चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि कल रात से उन्हें होश ही नहीं आ रहा था। लेकिन अपने बेटे की छुअन पाकर और उसकी पुकार सुनकर शिप्रा जी का हाथ हिलने लगा। ये सुनकर सब लोग भावुक हो गए और शिप्रा जी को देखने लगे। तभी प्रख्यात ने अपनी माँ का हाथ चूमा और प्यार से बोला, आपको कुछ नहीं होगा माँ। आपने हमसे वादा किया था कि आप हमेशा हमारे साथ रहेंगी, तो बस अब जल्दी से उठ जाइए, वरना हम आपको छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे। प्रख्यात का इतना ही कहना था कि शिप्रा जी की आंखें खुली और वे घबराने लगी। उनकी सांसें तेज होने लगी। ये देखकर सब लोग डर गए। डॉक्टर तुरंत उनका चेकअप करने लगे। तभी शिप्रा जी ने अपनी दुखी और बेचैन निगाहों से अपने बेटे की तरफ देखा तो वो रो पड़ी और उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। प्रख्यात ने बड़े प्यार से उनके सिर पर हाथ रखा और अपनी आकर्षक आवाज में बोला, शांत हो जाइए माँ, सब कुछ ठीक है, हम आपके पास हैं। अपने बेटे की ये बात सुनकर शिप्रा जी को दुनिया जहान का सुकून मिला और वो डॉक्टर उसे देखती हुई मुस्कुराती रही। उनका जीव अपने बेटे में अटका हुआ था और ये बात सभी को पता थी। तभी तो प्रख्यात का आना जरूरी था उन्हें ठीक करने के लिए। प्रख्यात अपनी आकर्षक और छोटी सी मुस्कान लिए अपनी माँ को देखे जा रहा था और दूसरी तरफ बाहर श्रीनिका रोए जा रही थी। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो उसने अपनी नजरें उठाकर देखा तो हैरान होकर बोली, सौम्या दीदी, आप यहाँ पर? सौम्या यानी कि श्री के चाचा की बेटी। उसे देखकर श्रीनिका को काफी हैरानी हुई और वो अपनी जगह से खड़ी हो गई। वही उसके रोते हुए चेहरे को देखकर सौम्या तंज कसते हुए बोली, आंसू बहा रही हो? मुझे लगा था कि आप तीनों को बर्बाद करके खुशियां मना रही होगी अपने पति के साथ। श्रीनिका अपने आंसू पोंछ देती है और चिंतित होकर बोली, चाचा जी और चाची जी कैसे हैं? आप ठीक तो है ना? श्रीनिका की बात सुनकर सौम्या को गुस्सा आ गया और वो बोली, अरे अब तो अपनी अच्छाई का नाटक बंद कर दो। तुम्हारी वजह से पापा की नौकरी चली गई और घर चलाने के लिए मैं यहाँ हॉस्पिटल में नर्स की जॉब कर रही हूँ। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम और तुम्हारा पति मिलकर सबको बर्बाद ही कर रहे हो। पहले हमें किया और अब अपने पति के घर वालों को कर रही हो। ये सुनकर तो आज श्रीनिका को भी गुस्सा आ गया। उसने अपने गार्ड्स को वहां से जाने के लिए कहा और फिर सौम्या की तरफ देखते हुए गुस्से से बोली, बस करो दीदी, बस करो। जिंदगी तो आपने मेरी बर्बाद कर दी है। अरे मैं ठीक से हंस भी नहीं पाती हूँ, मुस्कुराना भूल गई हूँ। किसी से प्यार करने में भी डर लगता है, हर बार बस रोना आता है।
अरे एक कमजोर लड़की बनाकर रख दिया है आप सबने मिलकर मुझे, और ऊपर से आप मुझे सुना रही है कि मैंने सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये तो मेरी किस्मत पर भोलेनाथ का असर है कि मुझे मिस्टर प्रख्यात राणावत जैसा पति मिला, और अगर उनसे भी आपको दिक्कत है तो प्लीज दूर ही रहिए आप सब हमसे। श्रीनिका की ऊंची आवाज सौम्या ने पहली बार ही सुनी थी और वो हैरान रह गई। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और कटाक्ष करते हुए बोली, सही कहा तुमने, तुमसे तो दूर रहना चाहिए, क्योंकि अब तो तुम अपनी सासू माँ को भी खा जाओगी। इस तरह हैरान होने की जरूरत नहीं है। मैंने सब सुना कि मिस्टर प्रख्यात राणावत की माँ अपने बेटे की बगावत के चक्कर में हॉस्पिटल में एडमिट हो चुकी है। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही तो हो रहा है श्रीनिका। तुम खुद सोचो, इनकी जिंदगी में तो सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा था। मिस्टर प्रख्यात अपने माता पिता की हर बात मानते थे, उनके अनुसार अपनी जिंदगी बिता रहे थे और उनकी इच्छा से शादी भी कर रहे थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन जब से तुम उनकी जिंदगी में आई हो, तुमने सब कुछ तबाह कर दिया। अब वो बदल गए हैं, अपने माता पिता के बारे में नहीं सोचते हैं। लेकिन इतना याद रखना कि उन्होंने तुम पर तरस खाकर तुमसे शादी की है, लेकिन एक न एक दिन उन्हें अपनी गलती का एहसास जरूर होगा कि अगर तुम उनकी जिंदगी में नहीं आती तो आज वे खुश होते अपने माता पिता के साथ। सच में श्रीनिका, ये तो उस इंसान की अच्छाई ही है जो वो तुम्हें सहन कर रहा है, लेकिन एक दिन जरूर बोल देगा कि तुम उस पर मात्र एक बोझ हो। वो इंसान इतना अच्छा है कि तुमसे कुछ कहता नहीं, लेकिन उसके मन में सब कुछ है। उसे सब पता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, और एक न एक दिन जब वो इंसान हद से ज्यादा परेशान हो जाएगा तो वो जरूर अपने मुंह से ये सब बोल देगा, और तब तुम्हें तुम्हारी सच्चाई का पता चलेगा। अभी तो क्या है, तुम्हारी नई नई शादी हुई है, तुम बेहद खूबसूरत और हसीन हो, जिस वजह से वो एक मर्द होने के नाते तुमसे दूर नहीं रह पाता होगा। लेकिन जब मन भर जाएगा तब तुम्हें पता चलेगा। खैर, इंतजार करो उस दिन का। सौम्या के एक एक शब्द ने श्री को अंदर तक हिला दिया था और वो एकदम सुन्न पड़ चुकी थी। वहीं उसके चेहरे को देखकर सौम्या अपने मन में कुटिलता से बोली, ये शक का बीज बड़ा खतरनाक बोया है मैंने, और अब धीरे धीरे एक पौधा बन जाएगा और फिर एक बड़ा सा पेड़, जिसकी डाल में ये दोनों प्रेमी बुरी तरह से फंस जाएंगे। श्रीनिका, बेवकूफ लड़की, तुम्हें तो पता भी नहीं है कि वो बेवकूफ प्रख्यात किस हद तक तुमसे प्यार करता है। पता नहीं उसे तुम्हारे अंदर ऐसा क्या दिख गया जो वो दीवानों की तरह तुम्हें चाहता है। तुम सिर्फ दिखने में ही सुंदर हो, बाकी कुछ खास नहीं है तुम्हारे अंदर। सौम्या अपने मन में बोले जा रही थी, तभी किसी ने मजबूती से उसका हाथ पकड़कर उसे श्री से दूर धकेल दिया। ये देखकर वो घबरा गई और हैरानी से सामने देखा तो वहाँ विहान उसे नफरत से देखते हुए गुस्से से बोला, बेशरम लड़की, दूसरों के घर तोड़ने आते हैं बस। एक थप्पड़ मारी ना उल्टा हाथ की तो यहीं पर गिर जाओगी। औकात क्या है तुम्हारी जो मेरी बहन से इस तरह से बात कर रही हो? खुद के गिरेबान में झांक कर देखो, कितनी घटिया और गिरी हुई इंसान हो तुम। मेरी बहन मेरे और मेरे सर का गुरूर है, हम दोनों के लिए सबसे खास है। कौन किससे कितना प्यार करता है उसका जस्टिफिकेशन हमें तुम्हें देने की जरूरत नहीं है। बेहया लड़की, नौकरी करने आई थी ना यहाँ पर, तो ठीक है, अब मैं देखता हूँ कि तुम्हें कहीं पर भी नौकरी कैसे मिलती है। आज से तुम्हारे ऊपर मेरी नजर रहेगी, और कसम से तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद नहीं कर दिया तो मेरा नाम भी विहान शुक्ला नहीं। अब निकलो यहाँ से। विहान की बात सुनकर सौम्या रोने लगी और वहां से भाग गई, और तभी विहान ने श्री की तरफ देखा जो खामोश खड़ी थी लेकिन अंदर ही रो रही थी। ये देखकर विहान उसके पास आया और उसके सिर पर हाथ रखकर प्यार से बोला, बहुत प्यार करते हैं वो तुमसे, तुम सोच भी नहीं सकती कि वो इंसान किस हद तक पागल है तुम्हारे प्यार में। तुम कभी उनके ऊपर बोझ नहीं बन सकती, बल्कि तुम्हारा तो एहसान है उनके ऊपर कि तुमने उन्हें प्यार करना सिखाया है। श्रीनिका अपने आप को रोक नहीं पाई और रोते हुए सीधा अपने भाई के सीने से लग गई। विहान को बहुत दुख हो रहा था। उसने श्री के माथे को सहलाते हुए कहा, अपने ऊपर किसी गलत बात को हावी मत होने देना। बस इतना याद रखना कि तुम्हारे पति और तुम्हारा ये भाई अपनी अंतिम सांस तक तुम्हारे साथ है। सर अभी एक ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं जिनमें उन्हें सख्त होना पड़ रहा है, लेकिन वो तुमसे ज्यादा किसी से प्यार नहीं करते, और ये मैंने उनके मुंह से सुना है और उनकी जुनूनी निगाहों में देखा भी है। अभी वो एक बेटे होने का फर्ज निभा रहे हैं। ऐसे में तुम्हें मजबूत होकर अपने पति का साथ देना है और इन फालतू के लोगों का मुंह तोड़ जवाब देना होगा। विहान की बात सुनकर श्रीनिका का दिल धक धक करने लगा और उसकी आंखों के सामने प्रख्यात का आकर्षक और शानदार चेहरा घूमने लगा। वो भी जानती है कि प्रख्यात उससे बहुत प्यार करता है और कोई एहसान नहीं जता रहा है, लेकिन वो डरती है अपने पति को खोने से। श्रीनिका विहान से दूर हुई और अपने आंसू पोंछकर अपनी प्यारी सी आवाज में बोली, क्या वो मुझसे इतना प्यार करते हैं? तुम सोच भी नहीं सकती, इतना ज्यादा करते हैं। श्रीनिका का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और बोली, भैया मैं बहुत थक गई हूँ,
ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ, तो क्या मैं घर चली जाऊँ? वैसे भी यहाँ मुझे किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, आओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। विहान ने गार्ड से कह दिया कि वो श्रीनिका को अपने साथ ले जा रहा है। दोनों भाई बहन वहां से चले गए। श्रीनिका को घर छोड़ने के बाद विहान वापस हॉस्पिटल आ गया। आते ही उसने सौम्या को नौकरी से निकलवा दिया। प्रख्यात अभी भी अपनी माँ का हाथ पकड़कर बैठा हुआ था और उनके चेहरे को देखे जा रहा था। डॉक्टर उनका चेकअप करते हुए बोले, अब ये खतरे से बाहर है तो चिंता की कोई बात नहीं है, आप सब इन्हें थोड़ी देर आराम करने दीजिए। डॉक्टर की बात सुनकर प्रख्यात ने गहरी सांस ली और अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसने अपने चेहरे को मसल दिया और अपनी तेज नजरों से अपने पिता को देखते हुए बोला, लड़की का चक्कर मत बोलिए पापा, क्योंकि वो लड़की हमारी पत्नी है और आपकी बहू है। उनका अपना नाम है और उनकी अपनी इज्जत और शान है। उनका नाम श्रीनिका प्रख्यात सिंह राणावत है। हमारी जिंदगी है वो, हमें सब में बैलेंस बिठाना आता है और अकेले हम आप सबको हैंडल कर सकते हैं और कर भी रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन कभी तो खुद के बारे में सोच ले और अपनी खुशी को जी ले। तो बस श्रीनिका में हमारी खुशी है। इतना कहकर प्रख्यात वहां से चला गया और गजेंद्र जी और मानसिंह जी के तो होश उड़ गए श्रीनिका का नाम सुनकर। रवीना जी उन दोनों को चिंता से देखे जा रही थी। प्रख्यात बेचैन और बेसब्र होकर रूम से बाहर आया और सीधा अपनी पत्नी को देखने लगा, लेकिन वो वहां पर नहीं थी। ये देखकर प्रख्यात बेचैन होकर इधर उधर देखने लगा, आगे बढ़ने लगा। तभी उसे विहान मिल गया तो प्रख्यात ने गुस्से और तड़प से उसकी बाजुओं को पकड़ा और बोला, हमारी पत्नी कहाँ है? हम उन्हें गले लगाना चाहते हैं। आई नीड हर, वेयर इज शी? विहान उसे शांत करते हुए बोला, सर शांत हो जाइए, श्रीनिका सही सलामत घर पर है, मैं खुद उसे अभी छोड़कर आया हूँ। विहान के इतना कहते ही प्रख्यात बावला सा हो गया और बेताबी से बोला,